हम सीधे उस मुद्दे पर बात करेंगे जो आजकल बहुत आम हो गया है, एंग्जाइटी यानी घबराहट और चिंता। हम इसकी सच्चाइयों को समझेंगे, ये कैसे लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है, और सबसे जरूरी बात, इस पर काबू पाने के प्रमाणित और असरदार तरीके क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस विश्लेषण को 6 क्लियर हिस्सों में बांटा गया है। एंग्जाइटी क्या है, इसके प्रकार और कारण क्या हैं, इसके लक्षणों को कैसे पहचाना जाए, बचाव का जाल क्या होता है, कब मदद लेनी चाहिए, और 2 ऐसे इलाज जो सच में काम करते हैं। तो पहला भाग है डिफाइनिंग एंग्जाइटी, यानी सामान्य डर और एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स के बीच का फर्क। दरअसल डर लगना एक बहुत ही नॉर्मल सर्वाइवल मैकेनिज्म है। खतरे के वक्त ये हमारी जान बचा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये डर और घबराहट ऐसी सिचुएशन से जुड़ जाती है जहां सच में कोई खतरा नहीं होता। ये फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग होते हैं और इतने लंबे समय तक चलती हैं कि नॉर्मल जिंदगी जीना मुश्किल होने लगता है, या फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक नॉर्मल चिंता हमें किसी असली प्रॉब्लम के लिए तैयार करती है, जैसे एग्जाम से पहले की थोड़ी घबराहट जो हमें अलर्ट रखती है। पर प्रॉब्लमैटिक एंजाइटी, उसमें एक ऐसा डर शामिल होता है जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं होती। ये डर इतना हावी हो जाता है कि रोज के आम काम करना भी एक पहाड़ जैसा लगने लगता है। और इस बात की गंभीरता को इस आंकड़े से समझा जा सकता है। लगभग 30% यूथ एलिवेटेड एंजाइटी फेस करते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं, बल्कि आज के समय का एक बेहद बड़ा और आम मेंटल हेल्थ चैलेंज बन चुका है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, टाइप्स एंड कॉजेस, यानी ये आखिर कहां से आती है। देखिए, एंजाइटी सिर्फ एक तरह की नहीं होती, इसके अलग अलग रूप हैं। जैसे सेपरेशन एंजाइटी, जहां किसी अपने से दूर होने का भयंकर डर सताता है, या फिर जनरलाइज्ड एंजाइटी, जिसमें हर वक्त बिना किसी खास वजह की चिंता बनी रहती है। इसके अलावा सोशल एंजाइटी होती है, जिसमें लोगों के बीच जाने या जज किए जाने का एक्सट्रीम डर होता है। फिर आते हैं फोबियाज, किसी खास चीज जैसे ऊंचाई या बंद जगह का अवास्तविक डर। और पैनिक, जहां फिजिकल सिम्टम्स की वजह से अचानक डर इतना हावी हो जाता है कि लगता है बस जान ही चली जाएगी। पर एक दिलचस्प बात यह है कि एंजाइटी आमतौर पर किसी एक वजह से पैदा नहीं होती। ये दरअसल कई चीजों का मिश्रण है। कुछ पुराने बुरे अनुभव, लंबे वक्त का तनाव, कोई पुरानी बीमारी, ब्रेन केमिस्ट्री का ठीक से काम ना करना, लाइफ या परिवार में अस्थिरता, या फिर हमारे जेनेटिक्स। ये सभी कारण आपस में जुड़कर इस जटिल स्थिति को जन्म देते हैं। तीसरा भाग, रिकॉग्नाइजिंग द सिम्टम्स, विचार, भावना और व्यवहार को पहचानना। इन सिम्टम्स को 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विचारों की, यानी थॉट्स। एंजाइटी में दिमाग लगातार सबसे बुरे परिणामों की तस्वीरें बनाता रहता है। ऐसा लगने लगता है जैसे हर जगह खतरा छुपा है, भले ही सिचुएशन बिल्कुल सेफ हो। किसी बुरी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचना और उन नकारात्मक सोचों से बाहर ही ना निकल पाना, ये इसका सबसे पहला बड़ा लक्षण है। और जब दिमाग में ऐसी हलचल होती है तो वो तीव्र शारीरिक भावनाओं में तब्दील हो जाती है। दिमाग का डर शरीर में बेचैनी पैदा करता है, जैसे दिल का जोर जोर से धड़कना, अचानक बहुत पसीना आना, मांसपेशियों में खिंचाव, पेट खराब होना या सांस लेने में तकलीफ। इन फीलिंग्स की वजह से इंसान खुद को बिल्कुल हेल्पलेस महसूस करने लगता है। आखिर में जब ये बेकाबू विचार और फिजिकल फीलिंग्स हावी होते हैं तो इसका असर सीधा व्यवहार या बिहेवियर पर पड़ता है। लोग उन सिचुएशन से पूरी तरह बचने लगते हैं जो डर पैदा करती हैं। वो उन लोगों से चिपके रहते हैं जिनके साथ सेफ फील होता है। अलग होने पर अचानक गुस्सा करते हैं, या फिर शांति पाने के लिए किसी एक ही काम को बार बार रिपीट करने जैसी रिचुअल्स पर निर्भर हो जाते हैं। और यही हमें इस विश्लेषण के चौथे भाग तक लाता है, द अवॉइडेंस ट्रैप, यानी डर से भागने का जाल। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, लोग आमतौर पर इस ओवरवेलमिंग एंजाइटी को कैसे हैंडल करते हैं। सच तो यह है कि इंसान का तो सबसे नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, वही आगे चलकर इस प्रॉब्लम को समय के साथ और भी ज्यादा खराब कर देता है। होता यह है कि लोग अपने डर और चिंता का सामना करने से बचने लगते हैं। अब उस स्पेसिफिक मोमेंट में किसी डरावनी सिचुएशन को अवॉइड करना तुरंत आराम जरूर देता है, पर प्रॉब्लम वही की वही लेती है। डर से भागना कभी भी उस अवास्तविक डर को जड़ से खत्म नहीं कर पाता। ये सिर्फ एक बैंडेड लगाने जैसा है, असली समाधान बिल्कुल नहीं। और इस भागने का नतीजा बहुत बुरा होता है। ये अवॉइड करने की आदत नॉर्मल जिंदगी में रुकावट बनने लगती है, जैसे स्कूल या दफ्तर जाने में तकलीफ होना, दोस्तों से दूर हो जाना। और सबसे खतरनाक बात क्या है,
सिर्फ इन नेगेटिव फीलिंग्स को दबाने के लिए लोग रिस्की बिहेवियर्स की तरफ मुड़ने लगते हैं, जैसे ड्रग्स लेना, शराब पीना या यहां तक कि खुद को नुकसान पहुंचाना। पांचवा भाग, व्हेन टू गेट हेल्प, मदद कब लें। क्योंकि अवॉइडेंस का जाल इतनी तेजी से बढ़ सकता है, ये पहचानना बेहद जरूरी है कि प्रोफेशनल मदद की तुरंत कब जरूरत है। अगर कोई जानबूझकर खुद को नुकसान पहुंचा रहा है या अपनी फीलिंग्स को बनावटी तरीके से दबाने के लिए ड्रग्स और अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये संकेत है कि स्थिति अब अकेले नहीं संभाली जा सकती। ऐसे में बिना किसी देरी के तुरंत प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। छठा भाग, 2 ट्रीटमेंट्स दैट वर्क, 2 इलाज जो असरदार हैं। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एंजाइटी पर काबू पाने के 2 मुख्य और प्रमाणित ट्रीटमेंट्स हैं। एक तरफ है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी, जहां शांत रहने के नए तरीके और सोचने का नया नजरिया सिखाया जाता है। दूसरी तरफ है एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन, जो सीधे दिमाग की केमिस्ट्री पर काम करके मूड को स्थिर और बेहतर बनाती हैं। दोनों के अपने अलग ढंग हैं, पर दोनों बेहद असरदार हैं। यहाँ एक बहुत ही उम्मीद भरी सच्चाई सामने आती है। सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग सिर्फ 10 से 20 थेरेपी सेशंस के अंदर पूरी तरह ठीक होकर अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट सकते हैं, और कई बार तो इसमें किसी दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ती। बस जरूरत होती है तो एक्टिव पार्टिसिपेशन की। थेरेपी को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल और सटीक एनालॉजी ध्यान में रखनी चाहिए। जिस तरह दवाई तभी असर करती है जब उसे नियमित रूप से खाया जाए, बिल्कुल उसी तरह थेरेपी का फायदा तभी होता है जब सेशंस के बीच में नए विचारों और व्यवहारों का प्रैक्टिकली अभ्यास किया जाए। लगातार कोशिश ही यहाँ सबसे बड़ी कुंजी है। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए इस आखिरी सवाल